Hello everyone, welcome to Study Simplified. Topic for today is Election Commission. इलेक्शन कमीशन क्या होता है? तो इलेक्शन कमीशन इज़ अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री. तो हमारे कंट्री में जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का काम, इलेक्शन को कंडक्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन करती है. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल हियर. इसलिए एक ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडी को स्टैब्लिश किया गया है जो किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड ना हो. इसलिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसका मेन काम है टू कंडक्ट फेयर इलेक्शन इन द कंट्री. ठीक है. अब इसके यहाँ पे देखिए आप इलेक्शन के अंदर कुछ 4 पॉइंट्स हैं. पहले हम लोग उसको रीड कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे. यहाँ पे देखिए, द जनरल इलेक्शन इज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज. यहाँ पे आपको याद आ जाना चाहिए आर्टिकल 326. आर्टिकल 326 क्या है? तो यहाँ पे दे रखा है कि इलेक्शन ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी डन ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज. एडल्ट सफरेज में क्या बोला गया है? यही बोला गया है कि अ पर्सन हु इज़ 18 ईयर्स और अबव हैज़ राइट टू वोट एंड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ठीक है, ये जो राइट टू वोट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कंफ्यूज नहीं करना है. तो जो भी 18 ईयर्स है या अबव उसको राइट टू वोट है. तो ये हमारा आर्टिकल 326 में बोला गया. हालांकि जो राइट टू वोट था वो पहले 21 ईयर्स हुआ करता था, बट 1988 में 61st अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें क्या हुआ कि जो वोटिंग एज है दैट वाज रिड्यूस टू 18 ईयर्स. 18 ईयर्स रिड्यूस कर दिया गया था, 21 साल से 18 साल कर दिया गया था. ठीक है. एंड दिस वाज इन्फोर्स्ड फ्रॉम 1989. तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. चलिए आगे देखते हैं. अ पर्सन हु इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ इंटाइटल्ड टू वोट एट द इलेक्शन. ओके. अब इलेक्शन जो है पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, उसको क्वेश्चन किया जा सकता है. अगर उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट आता है तो वो कौन सॉल्व करेगा? उसके लिए पिटिशन फाइल करना होगा हाई कोर्ट में विथ एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. उसी के तरह प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो मैटर कौन देखता है? तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट देखता है. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो भी डिस्प्यूट्स है रिगार्डिंग द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वो कौन सॉल्व करता है, कौन एडजुडिकेट करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है. ठीक है. तो ये सारी बातें तो आप लोग जानते ही हैं. आगे हम लोग देखते हैं इलेक्शन कमीशन. तो यहाँ पे देखिए, in order to supervise the entire procedure and machinery for election and for some other ancillary matters, the constitution provide for this independent body जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन. एंड आर्टिकल 324 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट 15 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक ये डील करता है विद द प्रोविजंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. यहाँ पे आपको 2 आर्टिकल याद रखना है. एक आर्टिकल तो आप जानते हैं आर्टिकल 326 जो आपने ऊपर देखा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का. अब आपको याद रखना है आर्टिकल 324. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में. यहाँ पे क्या बता रखा है कि अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किया गया है पावर to conduct election of parliament, state assembly, office of president and vice president. तो ये आपको 4 जो है अच्छे से याद रखना है. इन चारों का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन, उनको पावर है. ठीक है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज़ ऑल इंडिया बॉडी एज इट इज़ कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. हम देख रहे हैं यहाँ पार्लियामेंट का भी इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन करवा रहा है इलेक्शन कमीशन. बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ है लाइक म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत, इनका इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है. इनका इलेक्शन कौन करवाता है? फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन इनका इलेक्शन करवाते हैं. अदरवाइज जो पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबली है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, उन सब का इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन. तो आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है आप लोग को. चलिए आगे देखते हैं.
द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ, ओके यहाँ पे कॉम्पोजिशन दे रखा है, मगर कॉम्पोजिशन डिस्कस करने के पहले हम लोग कुछ और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको ईवीएम के बारे में बताती हूँ। ईवीएम हम लोग यूज़ करते हैं अभी वोट कास्ट करने के लिए, ठीक है। ईवीएम को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो 1982 में ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था केरला में, ठीक है, सबसे पहले बार। बट 2004 से हम लोग फुल फ्लेज ईवीएम का यूज़ करना स्टार्ट किए हैं। उसके पहले तक, मतलब कि जो 1998 का जनरल इलेक्शन था, उस टाइम तक हम लोग बैलेट पेपर के थ्रू वोट कास्ट किया करते थे। बैलेट पेपर में क्या होता था कि पार्टी का नाम और जो लीडर है उनका फ़ोटो, जो सिंबल है उनका, वो बना हुआ रहता था, एंड जिसको वोट करना वो जाके वहाँ पर टिक कर देता था अपने पार्टी को चूज़ करके। बट अब हम लोग ईवीएम यूज़ करते हैं। तो 2004 से हमारा ईवीएम फुल फ्लेज यूज़ करना स्टार्ट हुआ कंट्री में, ठीक है। चलिए अब हम लोग कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि जो इलेक्शन कमीशन है दैट कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। टोटल 3 मेंबर बॉडी यहाँ बताया जा रहा है। बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बता दूँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर एज प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट इलेक्शन कमिश्नर जो कि अभी के लिए 2 हैं, इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा गया है कि प्रेसिडेंट को जब भी लगेगा, जैसा वर्कलोड है, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम वो फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हमारे और 2 इलेक्शन कमिश्नर। एट प्रेजेंट ये हमारा स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसके हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो इसकी हिस्ट्री भी बता देती हूँ। देखो हुआ क्या था कि जो 1950 में हमारा सेटअप हुआ था इलेक्शन कमीशन, उस टाइम से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था। यहाँ पे सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होते थे, 1 मेंबर बॉडी था ये। बट 16 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट थे ही अपॉइंटेड 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स। क्यों? क्योंकि जो 1988 का अमेंडमेंट एक्ट आया था, 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें वोटर की एज 21 साल से रिड्यूस करके 18 साल कर दी गई थी, तो उसमें वोटर बढ़ गए थे, वर्कलोड बढ़ गया था। सो टू कोप अप विथ इंक्रीज्ड वर्क, हमारे प्रेसिडेंट ने 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया। अब टोटल कितना हो गया? यहाँ पे 3 मेंबर बॉडी बन गया। 2-3 महीने के बाद जस्ट जनवरी 1990 में क्या हुआ कि जो 2 पोस्ट थे इलेक्शन कमिश्नर वाले, उसको अबॉलिश कर दिया गया। अब 1993 तक सिंगल मेंबर बॉडी ही बना रहा इलेक्शन कमीशन। बट अगेन इन 1993 क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट थे ही अपॉइंटेड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। सिंस देन टिल टुडे, अभी तक जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी बना हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था। चलो मैं नाम भी बता देती हूँ कि कौन कौन है अभी एट प्रेजेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे, वो 24th नंबर के अभी चल रहे हैं, ठीक है। उनका नाम है सुशील चंद्रा। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, सुशील चंद्रा। और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके भी नाम हम लोग देख लेते हैं। एक है राजीव कुमार, ठीक है, एंड अनदर वन इज अनूप चंद्रा, ठीक है। तो इनका नाम अच्छे से याद रखना, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर लो अपने बुक में। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो इनका जो हायरार्की है ना, ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़्यादा सुपीरियर है और इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल द 3 हैव इक्वल पावर्स, इक्वल सैलरी एंड अलाउंसेस एंड पर्क्स, जो भी है इनका इक्वल है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने डिटरमाइन किया है ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को, एंड इनका जो भी कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर है ये हमारे प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। तो अभी के लिए इन्होंने जो भी पावर्स है, सैलरी अलाउंसेस है, सब इक्वल कर रखा है इन तीनों का, ठीक है। एंड ऑल द 3 आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट।
यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब हमारा लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, तब रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे आपका दिया होगा बुक में, हम लोग देख लेते हैं पहले बुक में ही। देखिए यहाँ पे द प्रेसिडेंट कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, तो वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु हैज़ टेन्योर ऑफ 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो ये इनका टर्म हो गया, टर्म याद रखना है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, ठीक है। उनका टेन्योर है 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। बट अगर हम बात करें इलेक्शन कमिश्नर की, तो उनका टेन्योर ये है क्या? तो नहीं, उनका टेन्योर ये नहीं है। उनका जो भी कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर रहता है ना, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। बट अभी के लिए उन्होंने इनका भी सेम रखा है। अब यहाँ पे देखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर enjoy the same status and receive same salary and perks available to judge of Supreme Court। अगर हम बात करें सैलरी एंड अलाउंसेस की ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो किसके बराबर है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं दो, उनका भी सैलरी यही है, सेम है, ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस only in the manner and on the ground prescribed for removal of judge of supreme court। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका रिमूवल का प्रोसेस क्या होगा? बिल्कुल वही सेम होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का है। बट जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनका रिमूवल का प्रोसेस ये नहीं होगा। इनको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसा लगेगा कि हाँ ये इलेक्शन कमिश्नर अच्छा काम नहीं कर रहा, वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं और प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर रखना है कि रिमूवल का दोनों में डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, रिमूवल में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाई प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसेस होता है, वही सिमिलर प्रोसेस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रिमूव करने के लिए क्या करना होगा ना, एक रिजोल्यूशन पास करना होगा फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा बाई स्पेशल मेजोरिटी। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में भी तो यही होता था ना, एंड देन इट वॉज अप्रूव्ड बाई प्रेसिडेंट। इतने होने पे जो हमारे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिमूव किया जा सकता है, और उनके लिए दो ग्राउंड पे ही रिमूव कर सकते हैं। एक तो ईदर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है कि सेम ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा से रिजोल्यूशन को पास होना होगा बाई स्पेशल मेजोरिटी। आपको ध्यान रखना, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा एंड देन इट विल बी अप्रूव्ड बाई प्रेसिडेंट, और फिर फाइनली उनको रिमूव किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है हैज़ द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो आर्टिकल 324 है, जो मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट हो गया, स्टेट असेंबली हो गया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनका इलेक्शन को रेगुलेट करने का जो भी होता है डिसीजन, वो इलेक्शन कमीशन करता है। तो वही यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीजनल कमिश्नर के बारे में। ये देखिए आप लोग, देखिए जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, तो रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया जाता है, और उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। क्योंकि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बस 3 लोग, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर मिलकर सारा काम कैसे करेंगे, पूरे देश का जो इलेक्शन प्रोसेस उसको कैसे रेगुलेट करेंगे। इस वजह से उनको असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए जो हमारे रीजनल कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है, can be appointed by the president in consultation with election commissioner for assisting election commission। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। और इनका भी जो भी सर्विस एंड टेन्योर है ना, वो इलेक्शन कमिश्नर के ही बराबर है। तो ये दोनों का सेम चलता है, जो टर्म एंड सर्विस है, टेन्योर है, सैलरी एंड अलाउंसेस, तो सबका ही सेम हो गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग नीचे देखते हैं, ये टेबल आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स दे रखा है, नाम और टेन्योर दे रखा है। हमें सारा नहीं याद करना है, बस हमें पहला याद करना और लास्ट का याद करना है। तो जो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे?
सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज सुकुमार सेन। हमारा जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था दैट वाज हेल्ड इन द ईयर 1951 से लेके 1952 तक, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज़ और याद रखिए, जो फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज वीएस रामादेवी, ठीक है, रामा देवी है ना, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे फर्स्ट विमेन करके, तो क्वेश्चंस निकल के आते ही हैं। चलिए, तो ये देख लिया आपने, यहाँ पे 18 तक दे रखा है। एट प्रेजेंट हमारे 24th नंबर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है, सुशील चंद्रा है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये अभी अप्रैल में ही अपॉइंट हुए हैं। इसके पहले कौन था, जो 23rd वाला है, वो एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत पूछा गया है इस बार, उनका नाम था सुनील अरोरा। तो ये जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से देख के जाना है। चलिए, इतना तो देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा आपसे, बताइएगा विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं द मेन फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशंस। The first one is the preparation of the electoral rolls before each general election and registration of all eligible voters। यहाँ पे यही बोला जा रहा है ना कि एक वोटर लिस्ट जो तैयार करने का काम होता है वो इलेक्शन कमीशन ही करता है। तो दोज हु आर 18 years of age और अबव, उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली उनको वोटर आईडी भी प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो ये जो भी काम है ये इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पे यही बोला जा रहा है ना, एक कमीशन आया था, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। तो यही बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग इलेक्शन में जो इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री डिफाइन करने का पावर है ना, उनके पास होता है। अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री डिफाइन होती है, जो कि इलेक्शन कमीशन ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल टू दीज पार्टीज। यहाँ पे यही बोला जा रहा है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन मिलने के लिए उसका रजिस्टर होना जरूरी है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कर सकता है या डी रजिस्टर भी कर सकता है। अगर मैं बात करूं, कोई पार्टी है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड है, वो स्टेट पार्टी है, अगर उसको नेशनल पार्टी का मान्यता मिलना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, ये भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किसी रजिस्टर्ड पार्टी को नेशनल पार्टी की मान्यता मिलने के लिए क्या होना चाहिए, दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी फुलफिल हो जाए तो काम बन जाता है। पहला है कि वो जो रजिस्टर्ड पार्टी है, अगर उसको 2% सीट मिल जाता है लोकसभा में फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, 3 डिफरेंट स्टेट से इसको 2% सीट मिल जाता है लोकसभा में, तो वो जो रजिस्टर्ड पार्टी है नेशनल पार्टी बन सकती है। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया क्या है कि इफ़ अ पार्टी गेट रिकॉग्नाइजेशन एज स्टेट पार्टी इन 4 डिफरेंट स्टेट, 4 स्टेट्स में अगर वो स्टेट पार्टी बन जाता है, जो रजिस्टर्ड पार्टी है वो स्टेट पार्टी बन जाता है 4 डिफरेंट स्टेट में, तो उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है नेशनल पार्टी का। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारा काम होता है नेशनल इलेक्शन कमीशन का ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं द प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, ये आचार संहिता हुआ, ठीक है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो डूज है एंड डोंट्स होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सो डैट डेकोरम ऑफ डेमोक्रेसी इज मेंटेन, ये सब तैयार करता है इलेक्शन कमीशन। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्पीच हो गया, पोलिंग बूथ्स हो गए, इलेक्शन मैनिफेस्टो, रैली, जनरल कंडक्ट, कोई भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी मैटर होता है ना, गाइडलाइन, वो तैयार करता है इलेक्शन कमीशन। जैसे कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका मेन पर्पस होता है कि जो सेंटर और स्टेट में रूलिंग पार्टी है ना, वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए ये लोग कुछ गाइडलाइंस निकालते हैं। तो उसी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, आचार संहिता, जो कि आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे देखते हैं
द टेंडरिंग ऑफ एडवाइस टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे यही बोला जा रहा है ना कि ये ना बता एडवाइस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को कि किस मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये एडवाइस कर सकते हैं गवर्नर को भी रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। अगर कोई ऐसा मेंबर है जो कि रूल या लॉ के अगेंस्ट जा रहा है एंड उसको डिसक्वालीफाई करने का ये लोग सोच रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। फिर ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो उनको करना चाहे या नहीं। आगे देखते हैं हम लोग, द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफिसर्स टू लुक इनटू द डिस्प्यूट कंसर्निंग इलेक्शन अरेंजमेंट। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जैसे इलेक्शन होना होता है, जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं, अगर उसको लेके कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो इलेक्शन ऑफिसर को जो अपॉइंट करना है वो इलेक्शन कमीशन ही करता है। यहाँ तक कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, उनकी ड्यूटी लगती है इलेक्शन के टाइम पे, तो वो सब कुछ आता है इलेक्शन कमीशन के ही अंडर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कीप वोटर लिस्ट अप टू डेट ऑल द टाइम। यही बोला जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट है वो अपडेटेड होना चाहिए। मतलब कि कोई 18 साल का हो गया एंड वो वोट के लिए एलिजिबल है तो उसका नाम इंक्लूडेड होना चाहिए। कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक्सपायर कर गया तो उसका नाम लिस्ट से एक्सक्लूड कर देना चाहिए। या कोई ऐसा पर्सन है जो माइग्रेट कर गया, कोई फॉरेन कंट्री चल गया, तो उनका भी नाम एक्सक्लूड कर देना चाहिए। तो वो अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू वोटर। तो ये तो आपको पता होगा कि जो वोटर आईडी मिलता है ना, वो इशू करने का काम इन्हीं का होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, चाहो तो आप याद कर सकते हो। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि वो जो होता है ना कैंपेन, जो रैली होता है, उसमें जो एक्सपेंसेस होता है, तो ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप क्या लिमिट रख सकते हैं एक्सपेंसेस का। एंड अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसके लिए वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ जो सिंबल वाला बात था, तो सिंबल अलॉट करने का, जो पार्टी का क्या सिंबल होगा वो अलॉट करने का भी काम इन्हीं का रहता है। इस तरीके से और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप फैमिलियर होंगे इलेक्शन से, ठीक है। चलिए, अभी के लिए तो बस इतना ही। यहाँ पे क्वेश्चन है, जो हमारे हाथ में इंक लगाया जाता है ना इलेक्शन के टाइम पे, उस इंक को बोलते हैं इनडेलिबल इंक। इनडेलिबल इंक बोलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो केमिकल यूज़ होता है इनडेलिबल इंक में, आपको बताना है कि वो केमिकल का नाम क्या है, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।